हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, दैट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ज्यादा अच्छा टॉपिक है क्योंकि आपको मजा आने वाला है इस टॉपिक से। ऑल्सो हिस्ट्री काफी लोगों को बोरिंग लगती है, बट हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको बोरिंग बिल्कुल ना लगे, स्टोरी फॉर्मेट में। ठीक है, कि किस तरीके से आपको अच्छा लगे और आप इसको रिलेट कर पाए। अलॉन्ग विद दैट हम इसके बाद हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस करेंगे। ऑल्सो कि ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था हमारी फ्रांस कंट्री के अंदर। बट ये रेवोल्यूशन क्यों हुआ, ठीक है, क्या क्या इसके इम्पैक्ट थे, ठीक है। ऑल्सो क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन ने हमारी जो मोनार्की थी वो सारी कंट्रीज में खत्म कर दी थी या सिर्फ फ्रांस के अंदर इसका इम्पैक्ट पड़ा, ये भी समझेंगे किस तरीके से इसका इम्पैक्ट और भी दूसरी कंट्रीज में पड़ा और किस तरीके से ये इंस्पायर्ड थी फ्रॉम द अमेरिकन रेवोल्यूशन। ये अमेरिकन रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड थी और इंस्पायर्ड थी उनके थिंकर्स से जो कि बात करते थे लिबर्टी की, डेमोक्रेसी की, रिपब्लिक की, इन सब चीजों की। ठीक है, तो आज के इस चैप्टर में हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हमारा स्ट्रगल, किस तरीके से लोगों ने स्ट्रगल करा इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। ऑल्सो उस किस तरीके से सब्सिस्टेंस क्राइसिस था उस टाइम पे हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन में। अलॉन्ग विद दैट किस तरीके से हमारा मिडिल क्लास जो है वो ग्रो हुआ एंड उसने अपनी जो पावर थी अपने हाथ में लेने की कोशिश करी। अलॉन्ग विद दैट ये आउटब्रेक कैसे हुआ रेवोल्यूशन का, ठीक है, ये हमारे आउटब्रेक जो था रेवोल्यूशन का आउटब्रेक कैसे हुआ और फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की किस तरीके से बना, राइट। उसके बाद हमने देखा कि फ्रांस ने एबॉलिश कर दिया मोनार्की को और रिपब्लिक बन गया, तो ये वाला पॉइंट भी हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि वुमेन का रेवोल्यूशन में क्या रोल था और स्लेवरी का एवोल्यूशन कैसे हुआ फ्रेंच सोसाइटी के अंदर, राइट। और उसके बाद हम देखेंगे कि रेवोल्यूशन का बेसिक इंपैक्ट क्या पड़ा, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि स्टार्ट हुआ था हमारा 1789 में। तो 14 जुलाई 1789 में क्या हुआ, सिटी ऑफ पेरिस, पेरिस जो है फ्रांस की कैपिटल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि किंग ने कमांड करा अपनी ट्रूप्स को कि वो सिटी के अंदर जाए और लोगों को पकड़े, ठीक है। बट ऐसा क्या हुआ, इसके पीछे एक रीजन था जो कि हम अभी फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या हुआ, कुछ 7,000 मेंस एंड वुमेन्स ने गैदर हो गए, मिल गए और एक टाउन हॉल में डिसाइड किया कि हम अपनी खुद की एक आर्मी बनाएंगे जिसको कहते हैं पीपल्स मिलिटिया। क्या कहते हैं, पीपल्स मिलिटिया। तो उन्होंने क्या किया, दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। उन्होंने क्या किया, किंग की ट्रूप्स के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी आर्मी तैयार करी और उसके अंदर उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़ना स्टार्ट करा ताकि वहां से उनको आर्म्स और एम्यूनिशन मिल पाए ताकि वो अपने हमारे सोल्जर्स के खिलाफ लड़ पाए। तो सेवरल हंड्रेड पीपल ने मार्च किया टुवर्ड्स ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी। सिटी के ईस्टर्न पार्ट की तरफ सब लोगों ने मार्च करा और वहां पे एक फोर्ट्रेस प्रिजन था जिसको हम कहते हैं बेस्टिले, ठीक है। बेस्टिले एक प्रिजन था जहां पे बहुत सारे लोग कैदी कैद थे। तो लोग वहां इसलिए गए ताकि उनको ये लगा कि वहां से हमको मिल सकते हैं सारे आर्म्स, ठीक है, और हम अपने साथियों को भी वहां से रिलीज करा पाएंगे। तो उन्होंने क्या कहते हैं इम्यूनिशन को होल्ड करा और फाइट करी। दैट फॉलोड कमांडर ऑफ द बेस्टिले वाज किल्ड इन द प्रिजन्स रिलीज, ठीक है। तो बेस्टिले के जो प्रिजनर्स थे उनको रिलीज कर दिया और वहां के कमांडर को उन्होंने मार दिया। जो फोर्ट्रेस था वो डिमोलिश हो गया और उसके जो स्टोन फ्रेगमेंट्स थे यानी जो उसकी दीवारों में स्टोन्स थे वो भी लोग अपने घरों में ले गए, ठीक है, और उनको बेच दिया मार्केट में, ठीक है। और ये ऐसा इन्होंने इसलिए किया ताकि वो वहां की एक याद सोवेनिर ले सके कि हाँ हमने वहां पे उसको फोर्ट को डिस्ट्रॉय करा है, राइट। ओके, डेज फॉलोड सॉ मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। कुछ दिनों बाद राइट्स हुए, ठीक है, पूरे शहरों में राइट हुए, ठीक है, पेरिस में भी हुए और कंट्री साइड यानी विलेजेस की साइड भी हुए। तो लोग जो थे प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। देखो ब्रेड जो थी लोगों की एक इंपॉर्टेंट मील का पार्ट था, ठीक है, और बेसिक नेसेसिटी था। तो उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो इस वजह से भी लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे, बहुत ज्यादा आक्रोश में थे। तो हिस्टोरियंस ने देखा कि दे सॉ इट द बिगिनिंग ऑफ चेन ऑफ इवेंट्स अल्टीमेटली लेड टू द एक्सक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस। और इन्हीं सब इवेंट्स से एक्चुअली में जाके जो हमारा किंग है फ्रांस का लुई द 14 उसकी उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ये लोग मार देते हैं उसको, ठीक है। तो ये सब किस तरीके से हुआ, चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके, हाँ चलिए। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी।
लेट 18 सेंचुरी, आई थिंक 750 1750s के बाद का टाइम जो था वो हमारा लेट 18 सेंचुरी, ठीक है, उसको कहते हैं। तो 1774 में लुई द 16, ठीक है, वो बॉर्बन फैमिली के किंग जो थे उन्होंने थ्रोन असेंड करा, ठीक है। और वो उस टाइम पे सिर्फ 20 ईयर्स के थे, 20 ईयर्स के थे वो। और उन्होंने एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोना के साथ मैरिज की, ठीक है। और जैसे ही वो किंग बने, उन्होंने देखा कि उनकी जो ट्रेजरी है वो पूरी की पूरी खाली है। जो जो खजाना है, महल का खजाना, वो उसमें बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, राइट। तो लॉन्ग ईयर्स ऐसा ऐसा इसलिए हुआ, फ्रांस के जो हमारा जो ट्रेजरी था वो खाली इसलिए था क्योंकि फ्रांस ने अमेरिकन रेवोल्यूशन में पार्ट लिया था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ठीक है, वो सॉरी विद द ब्रिटिशर्स। लेकिन वहां पे क्या हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस इसलिए हुआ क्योंकि कॉन्टिन्यूस वॉर में पार्ट लेने की वजह से उनकी जो ट्रेजरी है वो खाली हो गई, ओके। और जो एक्स्ट्रा वेगन कोर्ट है, जो कि हमारा लुई द 16 जहाँ पे रहते हैं, उसको मेंटेन करने के अंदर भी बहुत ज्यादा पैसा जाता था। तो इस वजह से भी काफी ज्यादा पैसा वहां पे भी चला जाता था, तो भी ट्रेजरी जो है खाली हो गई थी। ऑल्सो जो 13 कॉलोनीज थी, अमेरिकन कॉलोनीज, उनको हेल्प किया था फ्रांस ने अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ठीक है। जैसे मैंने पहले बोला, ब्रिटिशर्स के साथ नहीं, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उन्होंने फाइट किया था अमेरिकन कॉलोनीज, बिकॉज अमेरिकन और फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में ज्यादा बनती नहीं थी, ठीक है। तो वो अमेरिका को सपोर्ट कर रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स फॉर देयर रेवोल्यूशन, ठीक है। तो वहां पे हम 13 कॉलोनीज की जो रेवोल्यूशन हुआ और उनकी इंडिपेंडेंस में हेल्प की थी फ्रांस ने, ठीक है। तो लुई जो 16 था, उसने फ्रांस में क्या किया, इंडिपेंडेंस, ठीक है, सॉरी, ठीक है, इंडिपेंडेंस में हेल्प करी। दिस वॉर एडेड मोर देन अ बिलियन लाइवर्स, यानी लाइवरीज जो था एक करेंसी का नाम है जो फ्रांस के अंदर यूज की जाती थी, यानी 1 बिलियन से ज्यादा की लाइवरी जो थी वो इंडिपेंडेंस की वॉर में खत्म हो गए, ठीक है। और जो कि फ्रांस फ्रांस के पास ऑलरेडी 2 बिलियन लाइवरीज का डेट था, उसके बावजूद उन्होंने इतना पैसा खर्च किया। लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट बिगेन टू चार्ज 10% ऑन द लोन्स, यानी कि अब जो लेंडर्स जिन्होंने पैसे दिए थे फ्रांस सोसाइटी को, वो 10% का चार्ज, जो लोन था उस पर इंटरेस्ट चार्ज करने लगे। तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने ऑब्लाई हो गई, उसके पास कोई और रास्ता बचा नहीं, तो उसने क्या किया, स्पेंड करा अपने इंक्रीजिंग बजट ऑन इट्स इंटरेस्ट पेमेंट्स अलोन, यानी कि जो ज्यादातर पैसा था फ्रेंच सोसाइटी का, वो किस में जाता था, फ्रेंच जो बजट था उसका पैसा जो ज्यादा जाता था वो जाता था फॉर रीपेमेंट ऑफ द डेट्स, क्योंकि डेट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, उनके इंटरेस्ट पेमेंट में जाते थे। तो रेगुलर एक्सपेंस को मीट करने के लिए और कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए आर्मी की, रनिंग गवर्नमेंट और ऑफिसर्स और यूनिवर्सिटीज, उन्होंने क्या करा, टैक्स को इंक्रीज कर दिया। क्या करा उन्होंने, टैक्स को इंक्रीज कर दिया। तो इससे क्या हुआ, फ्रेंच सोसाइटी, देखो उन्होंने टैक्स इंक्रीज करा बट उसके कुछ इंप्लीकेशंस हुए। पहले हम समझते हैं कि फ्रेंच सोसाइटी किस तरीके से डिवाइडेड थी, ठीक है। तो फ्रेंच सोसाइटी के अंदर 3 एस्टेट्स में फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड। फर्स्ट एस्टेट थी क्लर्जी की, ठीक है, जो कि चर्च में रहते हैं, ठीक है, जो फादर होते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं, वो सब लोग, ठीक है। सेकंड एस्टेट थी नोबिलिटी, ठीक है, नोबिलिटी। और थर्ड एस्टेट थी हमारी बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट कोर्ट्स, ऑफिशियल लॉयर्स, पीजेंट्स, आर्टिशियंस, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबरर्स और सर्वेंट्स, इन सब की कंसिस्ट करती थी हमारी थर्ड एस्टेट। ऑल्सो जो प्रिविलेजेस थे, जो कि अच्छे बेनिफिट थे, वो मिलते थे फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट को, और ये इनको मिलते थे बाय बर्थ। अगर कोई भी पर्सन फर्स्ट एस्टेट में पैदा हुआ है या सेकंड एस्टेट में पैदा हुआ है, तो उसको वो बेनिफिट कंटिन्यू मिलने लगेंगे, हेरिडिटरी मिलती थी, ठीक है। बट थर्ड एस्टेट में ऐसा नहीं होता था, थर्ड एस्टेट वालों को टैक्सेस बहुत ज्यादा पे करने पड़ते थे। ऑल्सो ये जो टैक्स बढ़ाया गया था, इसका बर्डन डायरेक्टली जो था हमारे थर्ड एस्टेट पे पड़ता था, बिकॉज फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को टैक्स नहीं देना होता था, दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस। तो उसके हिसाब से क्या हुआ कि द सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स वर पार्ट ऑफ फ्यूडल्स, ये हमने पढ़ा, ठीक है, ओके। ऑल्सो हमने ये देखा कि किस तरीके से डिवाइडेड थी सोसाइटी। जो पीजेंट्स जो थे वो 90% ऑफ द पॉपुलेशन कंसिस्ट करते थे, ठीक है। और उनमें से कुछ नंबर जो था वो ओन करते थे, जो कल्टीवेट करते थे लैंड को, ठीक है। 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय द नोबल्स, जो हमारे नोबिलिटी थी वो 60% ऑफ द लैंड को ओन करती थी। चर्च और अदर रिचर मेंबर जो थे वो थर्ड एस्टेट के
चर्च एंड अदर रिचर मेंबर्स ऑफ थर्ड एस्टेट, ठीक है, वो भी ओन करते थे 60% ऑफ द लैंड, यानी दोनों को मिला के 60% ऑफ द लैंड दे वर ओनिंग। द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टू एस्टेट्स दैट इज क्लर्जी और जो नोबिलिटी था वो एंजॉय करते थे सर्टेन प्रिविलेजेस, जो कि मैंने अभी बताया कि उनको टैक्स पेमेंट नहीं करनी पड़ती थी, दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द टैक्स। ऑल्सो द नोबल्स फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस, उनको फ्यूडल प्रिविलेजेस भी मिलते थे। इट मीन्स दैट पीजेंट्स जो थे उनको अपनी जो पीजेंट्स थे वो अपनी सर्विसेज जो है वो रेंडर करते थे हमारे फ्यूडल लॉर्ड्स को, जो कि हमारे फ्यूडिलिटी का नोबिलिटी और क्लर्जी के पार्ट थे, ठीक है। तो उनको सर्व करना पड़ता था उनके घरों में जाके, उनकी फील्ड्स में जाके, उनकी आर्मी में जाके, और बिल्डिंग रोड्स और पार्टिसिपेटिंग इन बिल्डिंग रोड्स। तो ऑल दीज थिंग्स वर क्रिएटिंग अ बर्डन ऑन द थर्ड एस्टेट, राइट, क्योंकि पीजेंट्स को सर्व भी करना पड़ता था और उनके ऊपर उन्होंने टैक्सेस भी बहुत ज्यादा इम्पोज कर दिया था बिकॉज ऑफ हाई डेट बर्डन। तो ट्रेजरी खाली थी तो उनका जो बर्डन था वो और ज्यादा हमारे थर्ड एस्टेट के ऊपर पड़ा। चर्च जो थी वो भी एक्सट्रैक्ट करती थी टैक्सेस, और उन टैक्सेस को कहते थे हम तिथिस, तिथिस कहते थे, ठीक है। तिथिस क्या होता है? अ टैक्स लिवाइड बाय चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, यानी जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसका 1/10 पार्ट पीजेंट्स को, चर्च को देना पड़ता था। एंड फाइनली ऑल द मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट हैज टू पे द टैक्सेस टू द स्टेट, all the members of the third estate has to pay taxes to the church, okay। इसमें एक डायरेक्ट टैक्स होता था, इसमें एक डायरेक्ट टैक्स होता था, इसको हम कहते थे टेले, क्या कहते थे हम? टेले कहते थे। टेले एक टैक्स है जो कि पे किया जाता है डायरेक्टली, ठीक है, टू द स्टेट, स्टेट को डायरेक्ट। एक तो तिथिस होता है जिसमें हम चर्च को पेमेंट करते हैं, एक होता है टेले जिसमें हम स्टेट को पे करते हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों ही टैक्सेस थे वो थर्ड एस्टेट को पे करने पड़ते थे, ठीक है। और ठीक है, और नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी थे विच वर लिवाइड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजम्पशन लाइक टैबैको और सॉल्ट, इन सब चीजों में भी टैक्स जो था वो पेमेंट करना पड़ता था। और ये जो बर्डन था जैसे मैंने बोला ये थर्ड एस्टेट को अलोन बॉर्न करना पड़ता था, ओके। देखिए यहाँ पे एक नोबल है और यहाँ पे एक सर्वेंट है जो कि उनको सर्व कर रहा है, ठीक है। तो ये दर्शाता है कि हमारी जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो कितनी ज्यादा डिवाइडेड थी। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे स्ट्रगल है सरवाइव करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी प्राइसेस बढ़े हुए हैं तो लोग जो सरवाइव करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही थी लोगों को। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस जो थी वो 23 मिलियन थी 1715 में, ओके, जो कि 23 मिलियन से 28 मिलियन में इंक्रीज हो गई टिल 1789 तक, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में इंक्रीज हो गया। इससे क्या हुआ? इंक्रीज हुई डिमांड फॉर द फूड ग्रेन्स, क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं तो फूड ग्रेन्स की डिमांड तो बढ़ेगी ही, ऑब्वियस सी बात है। तो प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स कुड नॉट कीप विद पेस विद द डिमांड, यानी इतनी डिमांड हो गई थी कि सप्लाई पॉसिबल नहीं थी, लोग फूड ग्रेन्स इतने अवेलेबल ही नहीं थे लोगों के लिए। तो प्राइस जो थे ब्रेड के, जो एक स्टेपल डाइट है, स्टेपल डाइट का मतलब बहुत ही कॉमन डाइट जो कि सब लोग यूज करते हैं, सब लोग उसको कंज्यूम करते हैं, मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो उसको कंज्यूम करते हैं, उसके प्राइसेस जो है बढ़ने लग गए बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड। यानी कि अगर डिमांड उसकी बढ़ती तो सप्लाई तो उतनी है नहीं, तो उसका प्राइस जो है बढ़ना ही था, ठीक है। तो मोस्ट वर्कर्स ने एम्प्लॉय किया एज मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन द वर्कशॉप हुज ओनर फिक्स्ड देयर वेजेस। आल्सो जो मोस्ट ऑफ द वर्कर्स थे वो लेबरर्स के तौर पे काम करते थे, एम्प्लॉयज के तौर पे, और उनकी वर्कशॉप्स में जहां पे वो काम करते थे उनके ओनर्स ने उनकी जो सैलरी थी वो फिक्स कर दी थी, ठीक है। और वेजेस जो है वो बढ़ नहीं रहे थे विद द इंक्रीजिंग प्राइसेस, यानी अगर प्राइस बढ़ रहा है तो उनके वेजेस नहीं बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से उनको कंजम्पशन में या परचेज करने में बहुत दिक्कत आ रही थी, यानी उनकी परचेजिंग पावर जो है बहुत ज्यादा कम हो गई थी। तो इससे जी क्या हुआ कि जो गैप था पुअर और रिच के बीच में वो और ज्यादा बढ़ने लग गया, ठीक है। और ये थिंग्स और वर्स हो गई और गलत हो गई जब ड्रॉट की सिचुएशन आई और ओले पड़े, जिससे हार्वेस्ट जो था वो रिड्यूस हो गया, जो ऑटोमेटिकली कि पहले से ही हार्वेस्ट कम था, यानी फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज थी, और हेल की वजह से और हेल स्टॉर्म थंडर स्टॉर्म की वजह से और ब्रॉड की वजह से, ठीक है।
क्रॉप्स और ज्यादा खराब हो गई। इससे क्या हुआ, एक सबसिस्टेंस क्राइसिस की सिचुएशन आई। देखो, सबसिस्टेंस क्राइसिस होता क्या है, ये एक एक्सट्रीम सिचुएशन होती है जहां पे जो बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है वो एंडेंजर्ड है, यानी उनकी भी कमी हो जाती है हमारे पास। ठीक है, तो सिचुएशन जो हो गई थी वो सबसिस्टेंस क्राइसिस की हो गई थी, यानी जहां पे बेसिक रिक्वायरमेंट जो फुलफिल करनी चाहिए थी वो भी फुलफिल नहीं हो पा रही थी। अब ग्रोइंग मिडिल क्लास, और उसने किस तरीके से एंड करा प्रिविलेजेस को। ठीक है, प्रिविलेजेस किसको मिलते थे, हमारे प्रिविलेजेस मिलते थे क्लर्जी को, नोबिलिटी को, और ऑब्वियसली बात है किंग को तो मिलते ही थे जो मोनार्क था। तो पीजेंट ने, जो वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया था रिवोल्ट्स में अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस और फूड स्कार्सिटी की वजह से, तो वो लैक करते थे मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स। यानी वो प्रोटेस्ट तो करते थे बट फुल स्केल उनके पास कोई ऐसा फुल स्केल मेजर उन्होंने नहीं लिया कि हम एकदम सब मिलके करते हैं प्रोटेस्ट। अभी तक वो ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, जिससे दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। और अगर ऐसे वो चेंज लाना चाहते तो उनको सबको मिलकर लड़ना पड़ता, लेकिन वो अभी तक ऐसा नहीं हो रहा था, वो ऐसा दिख नहीं रहा था। तो दिस वाज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स which in within the third estate who had become prosperous and had access to education and new ideas। ठीक है, और अभी तक जो ये चीजें थी उन्हीं लोगों तक थी जो पढ़े लिखे लोग थे, जो प्रॉस्पेरस थे, ठीक है, जो एजुकेटेड थे, और वो न्यू आइडियाज की बात किया करते थे। हमारे न्यू आइडियाज जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में यूज होते थे। तो 18th सेंचुरी में विटनेस किया गया एमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स, विटनेस किया गया एमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स जिनको हम कहते हैं मिडिल क्लास, जो अर्न किया देयर वेल्थ थ्रू एन एक्सपेंडिंग overseas trade and manufacture of goods such as woolen, silk textile that were either exported or brought from richer member of the society। यानी कि जो वो वुलन और सिल्क टेक्सटाइल का ट्रेड किया करते थे, उसके थ्रू वो जो है, ठीक है, एमर्ज हुआ मिडिल क्लास जो कि इन सब चीजों में ट्रेड करता था विद द रिच मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। इन एडिशन टू द मर्चेंट्स, मर्चेंट्स के साथ साथ मैन्युफैक्चरर्स जो कि थर्ड एस्टेट में थे वो थे प्रोफेशनल्स सच एज लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। ये हम बात कर रहे हैं सोसाइटी किस तरीके से थर्ड एस्टेट में कौन कौन लोग प्रेजेंट थे। और ये लोग एजुकेटेड थे और बिलीव करते थे कि कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं होना चाहिए सोसाइटी में जिसको प्रिविलेज मिले। रेदर एक पर्सन सोशल पोजीशन उसके मेरिट पे डिपेंड करनी चाहिए, ना कि उसकी बर्थ राइट्स पे, यानी हेरिडिटरी पोजीशन पे नहीं, बट कि जो मेरिट है, जो काबिल है, उसको चीजें मिलनी चाहिए। These ideas envisage किया सोसाइटी में based on the freedom and equal laws and opportunities for all were put forward by the philosophers such as John Locke, Jean Jacques Rousseau। ठीक है, ये दो जो फिलोसफर थे इन्होंने काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था फ्रेंच सोसाइटी को रेवोल्यूशन के लिए, ठीक है, और गेन करने के लिए नए आइडियाज को। द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, उनकी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, लॉक सॉट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट। इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट राइट को डिक्लाइन किया। उन्होंने कहा कि सबको इक्वल इक्वल मिलना चाहिए अपॉर्चुनिटी, और सब लोगों को मेरिट के बेसिस पे जज किया जाना चाहिए, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। ठीक है, रूसो ने कैरी किया आइडिया फॉरवर्ड और उन्होंने प्रपोज करा कि अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड हो, जहां पे पीपल जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चुने। ठीक है, उनकी एक बुक थी द स्पिरिट ऑफ लॉज, उनकी एक बुक थी द स्पिरिट ऑफ लॉज, जहां पे मॉन्टेस्क्यू ने प्रपोज किया डिवीजन ऑफ पावर, जैसे कि आज हमारी डिवीजन ऑफ पावर है जिसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी है। लेजिस्लेटिव का काम है बिल्स को प्रेजेंट करना, ठीक है, और अकाउंटेबल करना एग्जीक्यूटिव को। एग्जीक्यूटिव का काम है जो बिल्स आए हैं उनको इंप्लीमेंट करना इन द सोसाइटी। जुडिशियल का काम है डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना। ठीक है, तो उस तरीके से डिवीजन ऑफ पावर उन्होंने प्रपोज की मॉन्टेस्क्यू ने। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और ये मॉडल जो था गवर्नमेंट का, ये यूएसए के अंदर फॉलो हो रहा था आफ्टर देयर इंडिपेंडेंस। तो ये जो 13 कॉलोनीज थी इन्होंने अपने डिक्लेयर किया था इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटेन। ठीक है, तो ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किया था इंडिविजुअल राइट्स जो कि इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, और यही पॉलिटिकल थिंकर जो थे फ्रांस के, इन्होंने वहां से एक्वायर किए और लोगों में फैलाए। ये जो आइडियाज थे ऑफ दिस फिलोसफर, ये इंटेंसिवली डिस्कस होने लगे बार्बर्स की शॉप पे, सैलून्स में, कॉफी हाउसेस में, जिससे क्या हुआ, लोगों और बुक्स के थ्रू भी
न्यूज़पेपर्स के थ्रू भी, जिससे लोगों को ये सब आइडियाज अमेरिकन रेवोल्यूशन के आइडिया ऑफ लिबर्टी, थॉट एक्सप्रेशन, और क्या कहते हैं ये हमारा डिवीजन ऑफ पावर, इनके बारे में पता चलने लग गया। बिकॉज फ्रेंच सोसाइटी तो डिवाइडेड थी ऑन द बेसिस ऑफ थ्री एस्टेट्स। ऑल्सो देयर वाज अ किंग मोनार्क एंड डेमोक्रेसी थी नहीं, रिपब्लिक था नहीं, गवर्नमेंट डिवीजन ऑफ पावर थी नहीं, सारे फैसले क्लर्जी ही लेते थे, ठीक है, मोनार्क लेता था, ठीक है। और जो लिख नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते थे, जिनको पढ़े लिखे नहीं थे, उनको ये आइडियाज जो पढ़े लिखे लोग थे वो समझाते थे कि किस तरीके से ये आइडियाज का क्या मीनिंग है। तो लुई द 16 जो है उसने प्लान किया टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट, यानी कि जो बढ़ते हुए खर्चे थे स्टेट के, ठीक है, उनको एक्सपेंस को मीट करने के लिए, पूरा करने के लिए लुई द 16 ने और ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया थर्ड एस्टेट पे। इससे क्या हुआ, एंगर और प्रोटेस्ट जो था वो और बढ़ गया, ठीक है, अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस, यानी कि जो प्रिविलेज मिल रहा है कुछ लोगों को, उसके खिलाफ और एंगर बढ़ गया लोगों का, और वो ज्यादा और ज्यादा गुस्सा हो गए। ओके, और आउटब्रेक, अब देखते हैं कि अब लोगों के अंदर गुस्सा भर चुका था, उनके पास पैसे नहीं थे, टैक्सेस बढ़ रहे थे, ब्रेड के प्राइसेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा थे। ऑल्सो उनके उनको नए नए आइडियाज सुनने को आ रहे थे, जो कि जहाँ पे सोसाइटी इक्वली रह रही थी, ठीक है, कोई मोनार्की नहीं थी, एवरी पर्सन हैज इक्वल वोटिंग राइट, ये सब चीजें सुन रहे थे। तो उनके मन में भी आया कि अब हम रिवोल्ट करते हैं, ठीक है। और फाइनल जो रिवोल्ट का जो चीज इम्पैक्ट किया वो था इंक्रीजिंग टैक्सेस, जो कि टैक्स बढ़ा दिया था लुई द 16 ने। तो आउटब्रेक क्या हुआ, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द एस्टेट जनरल व्हिच डिमांडेड, ठीक है, व्हाट वाज एस्टेट जनरल और व्हिच डिमांड ऑफ द थर्ड एस्टेट डिड लुई 16 रिजेक्टेड, यानी ऐसी कौन सी डिमांड थी थर्ड एस्टेट की जो कि लुई द 16 ने डिक्लाइन कर दी थी, वो भी हम पढ़ते हैं, इस चैप्टर से क्लियर हो, इस वाले पार्ट से क्लियर हो जाएगा। तो लुई द 16 ने इंक्रीज कर द टैक्स, ठीक है, फॉर रीजंस यू हैव लर्न, हमें पता ही है कि क्यों उसने इंक्रीज करी थी टैक्सेस को। ऑल्सो फ्रांस के अंदर जो ओल्ड रिजीम थी, वहां पे मोनार्क जो है कोई भी फैसला अकेले नहीं ले सकता था, उसको अगर इम्पोज करना है टैक्सेस को, तो वो अपने आप नहीं ले सकता था फैसला, उसको क्या है, एस्टेट जनरल की एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी, ठीक है, ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ एस्टेट जनरल, और वो लोग मिलके तय करते थे कि टैक्स को बढ़ाना चाहिए, कोई ऐसा लॉ होना चाहिए कि नहीं। एस्टेट जनरल जो एक पॉलिटिकल बॉडी थी, जहां पे थ्री एस्टेट्स के मेंबर्स या रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, ठीक है। मोनार्क जो था could however the monarch alone could decide when to call a meeting of his body, यानी मोनार्क डिसाइड करता था कि कब बुलानी है मीटिंग, कब बॉडी को बुलाना है, ठीक है। तो लास्ट टाइम वो ये मीटिंग हुई थी 1614 के अंदर, ठीक है। तो तय हुआ कि 5 मई यानी 5 मई 1789 को लुई द 16 ने मीटिंग बुलाई, ठीक है, थ्री एस्टेट्स की, जहां पे वो प्रपोजल पेश करने वाले थे फॉर द न्यू टैक्सेस। तो क्या हुआ, वर्सैली एक बिल्डिंग है बहुत अच्छी वहां पे फ्रांस में, तो वहां पे उन्होंने मीटिंग बुलाई, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के 300 मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव थे ईच, यानी फर्स्ट एस्टेट के 300, सेकंड एस्टेट के 300, और जो हमारे थर्ड एस्टेट थे उसके 600 रिप्रेजेंटेटिव थे। बट एक चीज थी कि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट्स को आगे बिठाया गया और थर्ड एस्टेट को पीछे खड़ा कर दिया गया, ठीक है, उनको बैठने की जगह भी नहीं थी। थर्ड एस्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे उनके कुछ एजुकेटेड और प्रॉस्पेरस पर्संस, जो कि जिनको काफी ज्यादा आइडिया था नई चीजों का। तो पीजेंट्स, आर्टिशियंस, वुमेन, इनको जो एंट्री है वो असेंबली में डिनाई कर दी गई थी, ठीक है, इनको अंदर नहीं आने दिया था, थर्ड एस्टेट के पार्ट से तब भी। देयर ग्रीवांसेस और डिमांड्स जो थे वो 40,000 लेटर्स के अंदर लिख के लेके आए थे लोग, ताकि वो रिप्रेजेंट कर पाए उन लोगों के सामने एस्टेट की मीटिंग में। क्या हुआ था कि वोटिंग जो होती है एस्टेट जनरल में इन द पास्ट हैज बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैज वन वोट, यानी कि एक फर्स्ट एस्टेट है, सेकंड एस्टेट है और थर्ड एस्टेट है, ठीक है, इसके पास भी वन वोट है, इसके पास भी वन वोट है, इसके पास भी वन वोट है, यानी मेंबर्स कितने भी हों उससे मतलब नहीं है, एक एस्टेट के पास एक वोट है, दूसरे एस्टेट के पास दूसरी वोट है, और थर्ड एस्टेट के पास एक वोट है, मतलब तीनों के पास एक एक वोट है, ठीक है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कि उनके में मेंबर्स कितने हैं। अगर इक्वलिटी की बात थी तो हर मेंबर को इक्वल इक्वल वोट देना देते, ना कि पूरे स्टेट को एक वोट देते। अगर हर मेंबर को इक्वल वोट देते तो क्या होता, थर्ड स्टेट के अंदर 600 मेंबर्स थे और सेकंड में 300 थे, फर्स्ट में 300 थे,
ऑब्वियस सी बात है, थर्ड स्टेट के पर्सन ज्यादा थे तो वो इनके फेवर में डिसीजन जाता। बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी कि फर्स्ट स्टेट के पास 1 वोट, सेकंड स्टेट के पास 1 वोट, थर्ड स्टेट के पास 1 वोट। यानी अगर कोई भी फैसला अगेंस्ट प्रिविलेजेस लेना हो तो ये दोनों स्टेट तो अपने सिंगल सिंगल वोट से मेजॉरिटी डिसीजन में आ जाएंगे, यानी 2:1 की रेशियो में ये लोग जीत जाएंगे। तो कभी भी कोई ऐसा फैसला हो ही नहीं पाएगा जो कि थर्ड स्टेट के फेवर में हो। यही चीज हुई यहाँ पे। थर्ड स्टेट वोटिंग जो हुई है स्टेट जनरल की, वो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ईच स्टेट 1 वोट था। तो जब टाइम आया कि लुइस ने 16 ने डिटरमाइन किया है तो कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। ठीक है, तो इस टाइम पे भी क्या हुआ कि फेवर में गया लुई द 16 के, यानी फर्स्ट और सेकंड क्लास के फेवर में गया प्रैक्टिस। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, थर्ड स्टेट ने डिमांड करा कि वोटिंग जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट, यानी एक मेंबर का एक वोट होना चाहिए, ना कि एक पूरे स्टेट का एक वोट। तो ये जो था वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स था, जो कि फिलोसफर्स लाइक रूसो ने अपनी बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दिया था कि ईच मेंबर शुड हैव 1 वोट। लेकिन ये जो प्रपोजल था बाय द थर्ड स्टेट वो रिजेक्ट कर दिया गया बाय द किंग, बाय द लुई द 16। ठीक है, और इसी गुस्से में आके थर्ड स्टेट ने वॉक आउट कर दिया, बाहर आ गए वो लोग असेंबली को बीच में छोड़ के। ठीक है, और प्रोटेस्ट करने लगे। जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे थर्ड स्टेट के, उन्होंने देखा एज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ द फ्रेंच नेशन। ठीक है, तो थर्ड स्टेट ने डिसाइड करा कि हम है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फ्रेंच नेशन। और 20 जून को उन्होंने असेंबली हॉल, जिसको कहते हैं इंडोर टेनिस कोर्ट था, ऑन द ग्राउंड ऑफ वर्साइलीज में मीटिंग बुलाई और उन्होंने डिक्लेयर किया अपने आप को एज अ नेशनल असेंबली, यानी जो 600 पर्सन से उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली ऑफ फ्रेंच सोसाइटी घोषित कर दिया। ठीक है, और उन्होंने कहा नॉट, और जब तक हम इस तरीके से असेंबली कंटिन्यू करेंगे जब तक हम खुद का कॉन्स्टिट्यूशन ना बना लें, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फ्रांस, दैट वुड लिमिट द पावर ऑफ द किंग, यानी मुनार की पावर को कम करेगा, लिमिट करेगा। दिस वाज लेड बाय मिराबियो एंड एब्सियास। मिराबियो जो थे वाज बोर्न इन नोबल फैमिली, और वो कन्विंस थे इस आइडिया से, ठीक है, टू टू डू अवे विद द सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस। वो भी चाहते थे नोबिलिटी में होने के बावजूद भी कि हमारा जो प्रिविलेज वाला सिस्टम है उसको हटा दिया जाए। तो उन्होंने एक जर्नल पेश किया एंड डिलीवर्ड अ पावरफुल स्पीच टू द क्राउड असेंबल्ड एट वर्साइलीज। और उन्होंने वहां पे एक पावरफुल स्पीच दी और अपना जो भाषण था उसको बहुत अच्छे से डिलीवर किया। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पे हमारी फ्रेंच ये टेनिस कोर्ट था, और यहाँ पे हमारे जो थर्ड स्टेट के पर्सन थे सब लोग मिलके नेशनल असेंबली घोषित करते हैं और ये पावरफुल स्पीच देते हुए। ठीक है, तो एबेसियास जो एक प्रीस्ट थे और उन्होंने इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट को लॉन्च किया, व्हाट इज थर्ड स्टेट। उसका पैम्पलेट का नाम था व्हाट इज थर्ड स्टेट। ये जो नेशनल असेंबली थी वाज बिजी एट वर्साइलिस ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत ज्यादा बिजी थी। और द रेस्ट ऑफ द फ्रांस वाज सेटल्ड विद सीथ विद टर्मोइल, यानी बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब थी। सीवियर विंटर थे और बैड हार्वेस्ट थी। प्राइस जो थे ब्रेड के ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे, और बेकर्स ने भी एक्सप्लॉइट करना चालू कर दिया और उन्होंने सप्लाईज को होल्ड कर लिया, यानी ब्रेड की जो प्रोडक्शन थी उनको होल्ड करके रखा ताकि जब प्राइसेस बढ़ेंगे तब हम उसको बेचेंगे ताकि हमें प्रॉफिट अच्छा हो। स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, यानी लोग लाइनों में खड़े रहते थे बेकरी के बाहर फॉर द फूड। क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन, उन्होंने क्या किया, झुंड बनाया और शॉप्स को तोड़ना चालू कर दिया ताकि वो वहां से ब्रेड्स को ले पाए। एट द सेम टाइम किंग ने ऑर्डर कर दिया कि ट्रूप्स को कि तुम जाओ और पेरिस सिटी के अंदर जो लोग भी गलत काम कर रहे हैं उनको पकड़ो और उनको बंदी बनाओ। तो 14 जुलाई को एजिटेटेड क्राइम ने स्टॉर्म एंड और बेस्टिले को, जैसे हमने पढ़ा कि उन्होंने बेस्टिले वाला प्रिजन तोड़ दिया था जब किंग ने ऐसा ऑर्डर किया। तो इस टाइम पे वो सिचुएशन हुई थी जब बेस्टिले वाला प्रिजन को तोड़ा गया। ठीक है, जेल जो था बेस्टिले का जेल उसको तोड़ा गया। कंट्री साइड में, यानी कि जहां पे विलेजेस थे, सिटीज के किनारे किनारे वाली जो रिहायशी इलाके हैं, वहां पे र्यूमर, वहां पे अफवाह फैल गई कि फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट लॉर्ड्स ऑफ मैनर, मैनर एक एस्टेट है जो कंसिस्ट करता है लॉर्ड्स लैंड्स एंड हिज मेंशन। ठीक है, लॉर्ड्स ऑफ मैनर ने हायर करे बैंड्स ऑफ ब्रिगेड्स। ठीक है, हायर करे बैंड्स ऑफ ब्रिगेड्स वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय देयर राइप क्रॉप्स, और वो आ रहे हैं क्रॉप्स को बिगाड़ने के लिए जो अच्छी खासी उगी हुई क्रॉप्स हैं।
तो इसी डर में पीजेंट्स ने क्या किया, सेवरल डिस्ट्रिक्ट को में सीज यानी होस को सीज कर लिया, पिचफोर्क्स एंड अटैक्स चीटॉक्स। ठीक है, चीटॉक्स क्या होता है, कासल और स्टेटली रेजिडेंस बिलोंगिंग टू अ किंग और अ नोबलमैन, इनको तोड़ना चालू करा। ठीक है, उन पर अटैक करना चालू करा कि कहीं वो लोग हमें ना मार दें, हमारी क्रॉप्स को ना सीज कर लें, हमें उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। उन्होंने लूट करा, ग्रेन्स को लूट लिया, जला दिए उनके डॉक्यूमेंट्स को, जहाँ पे उनके मेमोरियल ड्यूज बाकी थे, यहाँ पे जहाँ पे उन्होंने कर्जे ले रखे थे नोबलमैन से, उन सारे दस्तावेजों को जला दिया, ताकि कभी कोई पता ही ना कर पाए कि हमने कितना कर्जा लिया लोगों ने, पीजेंट्स ने। ठीक है, ऐसा किया गुस्से में आके। लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स भाग गए वहां से और माइग्रेट कर गए टू द नेबरिंग कंट्रीज। और फेज विद द पावर ऑफ हिज रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स, लुई 16 फाइनली अकॉर्डिंग रिकॉग्निशन ऑफ नेशनल असेंबली। इस सब सिचुएशन के बाद जब लोगों ने इतना एजिटेशन कर दिया और फ्रांस में सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़ना चालू करा, उनके ऊपर अटैक करना चालू करा, तो एट द एंड जो है लुई 16 जो है मान गया और उसने नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज कर लिया। अब मान गया, उनकी रिकॉग्निशन मान लिया और उनके प्रिंसिपल को एक्सेप्ट कर लिया कि पावर्स वुड बी चेक बाय कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो पावर है मोनार्क की, ठीक है, वो अब कॉन्स्टिट्यूशन तय करेगा, यानी चेक बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। 4 अगस्त 1789 को असेंबली ने पास किया एक डिक्री, जिसमें अबॉलिश कर दिया गया फ्यूडल सिस्टम को और ऑब्लिगेशंस को और टैक्सेस को, जो कि अभी तक इम्पोज थे लोगों पे। और क्लर्जी जो थी उनको भी फोर्स किया गया कि वो भी अपने प्रिविलेजेस को छोड़ देना। तिथिस जो था, जो टैक्स जो 1/10 ऑफ द लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड का प्रोड्यूस देना पड़ता था, उसको भी अबॉलिश कर दिया गया। और चर्च के पास जो उनकी खुद की जमीनें गिरवी रखी थी पीजेंट्स की, वो भी कंफिस्केट कर ली गई। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, गवर्नमेंट ने जो एक्वायर किए थे एसिड्स, एटलीस्ट 2 बिलियन लाइवर्स के, वो जो थे वो भी उनको भी दे दिया गया लोगों को वापस। ठीक है,